हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग लैन वांगची को उसकी बेटी उसके पास आ चुकी थी और यहाँ पे वो उससे बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई बहुत देर से उसे देख रहा है। तो यहाँ पे वो विंग था। विंग उन दोनों को देख के काफ़ी खुश था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी उसकी लाइफ में आएगा जहाँ पे लैन वांगची और उसकी बेटी एक दूसरे के सामने बैठ के ना इतनी सारी बातें करेंगे। लैन वांगची जब विंग को देखता है तो वो जी को अपनी गोद से उठा के साइड में बैठाते हुए बोलता है, एक मिनट, हाँ मुझे आपसे डाडा से बात करनी है। तो यहाँ पे लैन वांगची की बेटी यानी कि वो जी बोलती है, मुझे भी डाडा से बात करनी है। वो आखिर हॉस्पिटल में कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे विंग उठने की कोशिश करता है। लैन वांगची उसे बैठाने में हेल्प करते हुए उसको बैठाता है। तो यहाँ पे वो जी जल्दी से बेड पे चढ़ चुकी थी। वो विंग की गोद पे बैठते हुए बोलती है, डाडा आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मैं आपके घर गई थी बट आप वहाँ पे थे ही नहीं। तो यहाँ पे विंग बोलता है, आपकी डाडा थोड़ा सा बीमार हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा, और आपके डैड भी तो थे ना ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे वो जी बोलती है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आज पहली बार अपने डैड से मिली हूँ। यहाँ पे लैन वांगची की नज़र अचानक से फेसांग पे जाती है। हालांकि पहले भी गई थी लेकिन अभी वो उसे पूरी तरीके से देख चुका था, और इसे देखते ही ना उसे अचानक से कुछ याद आता है। अचानक से उसके फेस में जो एक स्माइल थी ना वो गायब हो चुकी थी। वो थोड़ा सा सीरियस हो चुका था। विंग ने फेसांग की तरफ देखा, उसके बाद लैन वांगची की तरफ देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने वेसांग को अपने पास बुला के बोला, वेसांग क्या तुम वो जी को थोड़ी देर बाहर लेके जा सकते हो? वो जी आपके डाडा और डैड को थोड़ी सी बात करनी है, तो आप जाओ और अंकल के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेनी होंगी ना, आप इंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ पार्क भी घूम के आइएगा। नियर बाय जितनी भी अच्छी अच्छी प्लेसेस है ना आप सब घूम के आइएगा। तब तक मुझे और आपके डैड को बहुत सारी बात करनी है, तो हम वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम आपके साथ घर जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो जी को इशारा करता है कि वो वेसांग के साथ चले जाए। वेसांग भी इस सारी चीज़ों को समझ रहा था। उसने वो जी को अपने गोद में लिया, उसके बाद बोला, चलो हम सबसे पहले रेस्टोरेंट चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो जी भी यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए बोलती है, हाँ मुझे भी बहुत सारी भूख लगी है लेकिन मैं चाहती थी कि मैं डाडा और डैड के साथ खाऊँ। तो यहाँ पे लैन वांगची फूजी की तरफ देखते हुए बोलता है, बस 2 घंटे की बात है, उसके बाद आपके डाडा को यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा और हम लोग घर जाके आराम से सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। तब तक आप अंकल के साथ जाइए। ऐसा कहते हुए वो वूजी को वहाँ से भेज देता है। वेसांग वूजी को लेकर वहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पे विंग और लैन वांगजी दोनों ही रह चुके थे। विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखा तो यहाँ पे वो उसको थैंक यू बोलता है कि वो उस टाइम पे उसके पास पहुँच चुका था जिस वक्त उसको ज़रूरत थी, क्योंकि भले ही विंग फेंट हो चुका था लेकिन फेंट होने से पहले एक ब्लरी सा इमेज उसके सामने आया था और वो था लैन वांगजी का। तो उसे यकीन था कि वो लैन वांगजी वहीं पे था। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, थैंक्स टू यू, मुझे लगा था कि शायद जितनी नफरत तुम मुझसे करते हो वो जी भी मुझसे उतनी ही नफरत करती होगी, बट तुमने उसे मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया है। तो यहाँ पे विंग अपने आइज़ को डाउन करते हुए बोलता है, मैं चाहता ही नहीं था कि हमारी बेटी तुमसे नफरत करे। इवन मैं ये भी कभी नहीं चाहता था कि मैं भी तुमसे नफरत करूं। मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की, कैसे स्टार्ट हुई। शायद मेरे हेल्थ इश्यूज मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुके थे। जब मैं मिलिट्री सर्विस गया था तब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहा था। मिलिट्री सर्विस पे भी सब जान चुके थे, जितने भी लोग थे जो मेरे साथ थे वो जान चुके थे कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तो वो भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। वो भी मुझे एक क्रिमिनल की तरह देखने लगे थे। मैं किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैं किसी को नहीं बता पा रहा था कि मेरी गलती नहीं थी, वो वेन चाओ था जिसकी गलती थी। यहाँ पे मैं अपने मन में ही ये सोचने लगा था कि जो चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को नहीं समझा पाया वो इन लोगों को कैसे समझाऊं जो कि एक अनजान लोग हैं।
धीरे 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 मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि मुझे एपिलेप्सी के अटैक्स आने लगे और मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरे साथ ये नहीं होता अगर आंटियों और तुम ऐसा एक्शन नहीं लेते। मुझे नहीं पता था कि तुम भी कुछ नहीं जानते थे। आंटियों और जैनचंग ने मुझे ये बताया कि तुम भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे लगा कि तुम जानबूझ के इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि आंटियों पहले से ही सच्चाई जानती थी। यहाँ पे लैन वांगजी विंग को टाइटली हक करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। 5 साल पहले जब तुम मेरी लाइफ में वापस आए थे तो मुझे सबसे पहले तुम्हें उन दिनों के बारे में पूछना चाहिए था जो तुमने हम लोगों के बगैर बिताए थे। मुझे उन दिनों के बारे में जानना चाहिए था जिन दिनों में हम लोग तुम्हारे साथ नहीं थे। मुझे जानना चाहिए था कि तुम्हारा एक एक दिन कैसे बीता। मुझे जानना चाहिए था कि तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन मैं अपने में ही इतना मगन हो गया। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि विंग फाइनली मेरे पास आ चुका है। विंग लैन वांगजी के चेस्ट पे हाथ रखता है तो उसे कुछ याद आता है। उसने अपने चेस्ट पे हाथ रखा। उसने अपने शर्ट के बाहर से ही कुछ ढूंढने की कोशिश की। तो यहाँ पे लैन वांगजी ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला और वो विंग को दिखाते हुए बोला, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, तुम बहुत बड़ी चीटर हो विंग। तुमने लेटर में बोला था कि तुमने मेरी दोनों रिंग्स लौटा दी, जबकि तुमने सिर्फ एक रिंग लौटाई थी। और मैं पता है ये सोच रहा था कि कहीं उस पार्सल वाले की गलती की वजह से या फिर इस चीज़ को पैक करने के चक्कर में तुमने कहीं वो रिंग फेंक तो नहीं दी। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि तुमने तो ये रिंग अपने ही पास रखी थी। विंग जैसे उस चीज़ को देखता है ना, वो उस चेन को खींचते हुए बोलता है, ये मेरी है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारी नहीं है। लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने दोनों रिंग्स लौटा दी हैं? तो यहाँ पे विंग बोलता है, वो तो मैंने वैसे ऐसे ही बोल दिया था ताकि तुम्हें ये डाउट ना हो कि मैंने एक रिंग अपने पास ही रख ली। यहाँ पे विंग ने दोबारा से उस चेन को ना अपने गले में पहन लिया था और उस चेन में ही वो रिंग लटकी हुई थी। लैन वांगजी उसको रोकते हुए बोलता है, अब तुम इसे गले में क्यों पहन रहे हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है, वो एक्चुअल में 5 साल से मैं वही पहन रहा हूँ तो मुझे आदत हो चुकी है। लैन वांगजी ने उस चेन में से रिंग को निकाला और उसको विंग की रिंग फिंगर में डालते हुए बोला, ये इसकी परफेक्ट जगह है, ये यहीं पे जाना चाहिए। यहाँ पे विंग को सडनली कुछ याद आता है। वो लैन वांगजी से दूर होते हुए बोलता है, ओह सॉरी, आई मीन तुम तो ऑलरेडी। वो कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पे लैन वांगजी भी नहीं चाहता था कि विंग कुछ बोले। इससे पहले ही वो लैन वांगजी से बोलता है, सॉरी विंग से बोलता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं और मैंग्याओ कभी मैरिड थे ही नहीं। जैसे कि तुम पहले ही जान चुके होगे, जैनचेंग ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा कि युवान मेरे भाई का बेटा है। मैं नहीं चाहता था कि हमारे ही खानदान का सदस्य एक लावारिस की तरह घूमते रहे, इसलिए मैंने उसे सिर्फ अपना नाम दिया। आज तक मैं और मैंग्याओ कभी भी मैरिड कपल बने ही नहीं। हम लोगों ने किसी भी तरीके से कोई शादी ही नहीं की। बस मैंने सबके सामने ये अनाउंस किया कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। इवन आज तक भी वो एक जिन ही है, क्योंकि उसे लैन बनने का अधिकार मैंने दिया ही नहीं। शायद मैं वो कभी कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो राइट सिर्फ तुम्हारा था भी। तुम बनना नहीं चाहते थे, वो एक अलग बात थी, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं उस राइट को किसी और को देना ही नहीं चाहता था, इवन मैंग्याओ को भी नहीं। हमारा रिश्ता सिर्फ युवान की वजह से जुड़ा था, दुनिया के सामने ही सही, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ युवान की वजह से था। लैन वांगजी धीरे से चुप, मतलब बोलते बोलते चुप हो जाता है। विंग लैन वांगजी की तरफ देखता है कि वो आगे कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ टाइम तक लैन वांगजी कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है, कि क्या तुम्हें मैंग्याओ, वो कुछ बोलता है इससे पहले ही लैन वांगजी बोलता है, हाँ मुझे पता चल चुका है विंग कि लास्ट टाइम जब तुम छत से गिरे थे तब भी तुम्हें मैंग्याओ ने ही धक्का दिया था, और कल जब तुम्हें पैनिक अटैक एपिलेप्सी का अटैक आया था तब भी मैंग्याओ ही वहाँ पे था। तुम्हें उकसाने वाला वही था, साथ ही साथ तुम्हारे मेडिसिन्स को अपने साथ ले जाने वाला भी वही था। इसके बाद लैन वांगजी विंग को सारी की सारी बातें बताता है, जो कुछ भी
उसके और मैंग्याओ के बीच में पिछले 5 साल में हुआ था, साथ ही साथ कल हुआ था, सारी चीज़ें बताता है। विंग एक एक बातें सुन रहा था। यहाँ पे विंग अचानक से एक और क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचना चाहता था, मतलब पूछना चाहता था। उसने लैनवांग जी को अपनी तरफ टर्न करते हुए बोला, अब मैंने सुना है तुम 5 साल पहले, जब मैं छोड़ के गया था उसके नेक्स्ट डे ही अमेरिका आए थे। तुम 1 हफ्ता वहाँ पे रुके, लेकिन तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कुछ सोचते लगा था, क्योंकि उसे नहीं पता चल रहा था कि जो उसने वहाँ पे देखा, जो वहाँ पे महसूस किया, वो विंग को कैसे, किस शब्दों में बयां करे। विंग ने बोला, बताओ ना, तो तुमने मतलब मुझसे मिले भी नहीं वापस क्यों आ गए? लैनवांग जी विंग से बोलता है, मैं जब अमेरिका आया था तो मुझे 1 से 2 दिन तो तुम्हें ढूंढने में ही लग गए थे। मैं बस यही पता कर रहा था कि तुम कहाँ पे हो, और जब मुझे तुम दिखे तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझसे कहीं ज़्यादा करीब तो वह सॉन्ग तुम्हारे है। सीक्रेटली मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम दोनों की बातें सुन रहा था। इवन एक दिन तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया था। मैं उस दिन तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उस दिन तुम्हें और मैंग्याओ दोनों को एक काउच पे देखा था, जहाँ पे तुम दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हके हुए थे। और यहाँ पे तुम वेसांग को ये बता रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी प्रेगनेंसी को लेके। यहाँ पे वेसांग ने भी तुम्हारी बैली पे हाथ रखते हुए बोला, हाँ मैं भी इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे कुछ टाइम के लिए ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं तुम्हारा बच्चा वेसांग का ही तो नहीं है। मैंने जब तुम्हें और वेसांग को इतने करीब देखा, तुम दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियाँ देखी ना, तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी था ही नहीं। मैं तुम्हें मनाना चाहता था, लेकिन तब मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं किस इंसान को मनाऊं? उस इंसान को जो मेरा रहा ही नहीं। यहाँ पे विंग अचानक से उस दिन को याद करता है जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसकी खुशी को उसने सिर्फ और सिर्फ वेसांग के साथ ही शेयर किया था। और वेसांग ने भी सेम यही लाइन बोली थी कि मैं भी इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कोई भी अगर इंसान दूर से उन्हें देखता तो उन्हें यही मतलब पता चलता, या फिर उन्हें यही गलतफहमी होती कि ये दोनों कपल हैं, और ये बेबी जो है ना ये इन दोनों का ही है, इसीलिए ये दोनों इतना ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि वेसांग ने भी विंग की बैली पे हाथ रखा हुआ था, जिसकी वजह से लैनवांग जी को ना थोड़ा और ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लगा था। लैनवांग जी यहाँ पे विंग से बात करने आया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। उसने अपने कदमों को पीछे किया, और यहाँ पे वो अब डायरेक्टली अपने होटल रूम में जा चुका था। होटल रूम में जाने के बाद उसने डायरेक्टली कॉल किया अपने मैनेजर को, और मैनेजर से बोला कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस चाइना के लिए एक टिकट बुक करे, चाहे वो फर्स्ट क्लास की मिले या फिर इकोनॉमी, कुछ भी मिले, उसे बस वापस आना है। और यहाँ पे लैनवांग जी विंग को अमेरिका में छोड़ के वापस आ चुका था। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे उस दिन पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। वेसांग मेरे पास था, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा उसी से अपनी खुशी शेयर कर रहा था, लेकिन मेरे और इसके बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ पे लैनवांग जी और विंग दोनों ही बहुत सारी बातें करते हैं, अपने गिले शिकवे जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सब चीज़ों को वो मिटाते हैं। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करते हैं कि युवान भी अब उन्हीं के साथ रहेगा, क्योंकि युवान को वो वेंस को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वेंस जैसे इंसान हैं वो कल के दिन युवान को भी वैसा ही बना देंगे। इसलिए ऑलरेडी लैनवांग जी ने मैंग्याओ और वेंशु दोनों पे केस कर दिया था कि वो किसी भी हालत में ना युवान की कस्टडी ना ले सके। वेंचू के ऊपर उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपने बेटे को जानते हुए भी उसकी इतने सालों से कोई भी खोज खबर नहीं ले रहा था, ना ही उसकी कोई कस्टडी लेने के लिए आ रहा था। तो अब उसके पास कोई राइट नहीं बनता है कि वो युवान को अपने साथ रखे। इसलिए वो पूरी तरीके से लीगली 5 साल से अगर लैनवांग जिसको पाल रहा है, तो 4 साल से, तो अब भी वो उसको पालना चाहता है, और साथ ही साथ उसको एक लीगल गार्जियन की तरह पालना चाहता है। उसने कोर्ट में अपील की थी कि लैन युआन, जो कि करंटली उसका बेटा है, वो उसको पूरी तरीके से
सिर्फ और सिर्फ उसका बनाना चाहता है, क्योंकि किसी और का राइट उसमें नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैंग्याओ हो या फिर वो वेंशु हो। इसलिए यहाँ पे कोर्ट पे उसका केस चल रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे वो केस जीत भी गए थे। विंग और लैनवांग जी ने शादी कर ली थी। दूसरी तरफ इस शादी में जब विंग और लैनवांग जी की शादी थी तो यहाँ पे नीमिंग जी भी थी और साथ ही साथ वेसांग भी था। वेसांग अपने भाई से छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भाई कहीं ना कहीं से उसके आगे पीछे घूम ही रहा था। यहाँ पे फाइनली नीमिंग जो अपने ब्रदर के सामने यानी कि वेसांग के सामने आते हुए बोलता है, और कितनी बार छुपोगे तुम। वेसांग जो कि एकदम उसकी हालत पतली हो चुकी थी, वो अपने पूरी कवरेज को इकट्ठा करते हुए अपने ब्रदर के सामने बोलता है, मैं छुप नहीं रहा हूँ, वो तो आपने ही मुझसे कहा था कि मैं दोबारा चाइना ना आऊँ। यहाँ पे नीमिंग बोलता है, कहा तो मैंने तुमसे और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो चीज़ें तो तुमने कभी नहीं मानी। लेकिन एक बार मैंने तुमसे ये क्या कह दिया कि तुम चाइना वापस मत आना, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तो तुमने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है, वो तुमने गुस्से में बोला था, आप उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप सीरियस होंगे। तो यहाँ पे नीमिंग जी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम घर कब लौट रहे हो। यहाँ पे वेसांग मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ बोलता है, क्या मैं घर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे नीमिंग जी बोलता है, 2 दिन 2 दिन में अगर तुम घर वापस नहीं आए ना तो फिर कभी मत आना। तो यहाँ पे वेसांग थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या मैं अपनी वाइफ को भी ले आऊँ। तो यहाँ पे नीमिंग जी शॉक्ड होते हुए अपने ब्रदर को देखता है, उसके बाद बोलता है, क्या वाइफ, तुमने शादी भी कर ली। तो यहाँ पे वेसांग बोलता है, अब नहीं शादी नहीं की है, बट मैं करने वाला हूँ। सॉरी, वो हस्बैंड है, वाइफ नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरी वाइफ की जैसी ही है। ऐसा कहते हुए वो अपने ही अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगा था, जिससे उसने बहुत जल्दी ही शादी करने का सोचा था। तो यहाँ पे नीमिंग जी बोलता है, मैं उससे पहले मिलना चाहूँगा, देखो तो सही तुम्हारी पसंद कैसी है, पता चला तुम्हारी जैसी निकली तो तुम सारी निकम्मों का मैं कर क्या लूँगा। ऐसा कहते हुए वो वेसांग से बोलता है कि ठीक है, 2 दिन में मुझे वो भी मेरे घर पे चाहिए। अचानक से एक 16 साल की लड़की यहाँ पे बातों को इंटरप्ट करते हुए बोलती है, हाँ मुझे लगा ही था डैड की हालत कुछ ऐसी ही होंगी, आखिरकार अंकल हैं ही ऐसे, जिसके चलते ना अंकल हमेशा डैड पे ना अपना दबदबा बना के रखते हैं। तो यहाँ पे वेसांग उस छोटी सी बच्ची के ईयर्स को खींचते हुए बोलता है, तुम और तुम्हारे अंकल, तुम्हें दिखता ही नहीं हो ना, मैं तुम्हारा डैड हूँ, कोई और नहीं है। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है, हरकतें तो नहीं है आपकी। यहाँ पे वेनिंग जो कि उसके साइड में बैठा हुआ था, वो उसके सर पे हाथ सहलाते हुए बोलता है, नीनी ऐसा नहीं बोलते, वो आपके डैड है ना। तो यहाँ पे नीनी पाउट बनाते हुए बोलती है, हाँ डैड तो हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा है ऐसे डैड का। देखिए ना, इनकी तो हरकतें भी बिल्कुल बेवकूफ़ी से भरी हुई हैं। अगर ये पहले चाइना आ गए होते तो आपकी और डैडा की शादी पहले हो गई होती, जिसके चलते शायद मैं पहले पैदा हो जाती। यहाँ पे वेनिंग उसके सर पे स्लैप करते हुए बोलता है, चुप करो, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। दूसरी तरफ एक 19 साल की लड़की लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, तो क्या ये एक हैप्पी एंडिंग थी। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं हैप्पी एंडिंग नहीं थी, लेकिन हाँ लाइफ इसके बाद बहुत अच्छी हो चुकी थी। अप्स डाउन्स जितने भी आए ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि लाइफ अब परफेक्टली चल रही है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें इतना मैटर नहीं की जितना कि हम दोनों के अलग होने से की थी। जब से हम दोनों एक हुए थे ना, तब से हम दोनों एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जैसे कि हम इमेजिनेशन में जीते थे। यहाँ पे वो जी पाउड बनाते हुए बोलती है, बट मुझे नहीं लगता म्यान म्यान मेरे साथ इतना सब कुछ अच्छे से करेगी, मैं उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुकी हूँ। म्यान म्यान जो कि म्यान म्यान की ही बेटी है और इस वक्त हमारी वूजी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे वूजी और म्यान म्यान दोनों ही बहुत ज़बरदस्त फाइट कर चुके हैं। उसे समझाने के लिए यहाँ पे युवान ने, जिनलिंग ने, जिंगे ने, मिनी ने, सब ने बहुत कोशिश की कि एक बार ट्राई करके देखो, शायद म्यान म्यान मान जाए, लेकिन वूजी ट्राई करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए नहीं कि वो ट्राई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि म्यान म्यान का जो गुस्सा एक बार चढ़ जाता है ना, वो दोबारा से बैठता नहीं है। मतलब अगर उसने एक बार ब्रेकअप के लिए बोल दिया है तो वो ब्रेकअप करके रहेगी। इसलिए उसे लग रहा था कि शायद
अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, जिसके चलते लैन वांगजी और विंग और वे सांग इन सभी ने मिलके ना आज अपने बच्चों को अपने पास्ट के बारे में बताया था। वहाँ से शुरू किया था जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। और इस स्टोरी को सुनने के बाद वो जी थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। उसने थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेते हुए बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैन मैन मुझे माफ़ कर देगी? तो यहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, उसे समझने की कोशिश करो, उससे पूछो कि गलती उससे कहाँ पे हुई, उसे जानने की कोशिश करो कि तुमने ऐसा क्या किया जो उसे पसंद नहीं आया। उसे जानने की कोशिश करो कि तुम ऐसा क्या करो जो उसे पसंद आएगा, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें माफ़ करेगी। यहाँ पे वो जी डीप ब्रीथ लेती है। उसके बाद टेबल पे जो उसका फ़ोन रखा हुआ था उस पर वो अपनी म्यान म्यान का कॉल ट्राई करती है, आई मीन कॉल करती है। उसके बाद उसको स्पीकर पे रखती है। दूसरी तरफ से म्यान म्यान 3 बार कॉल करने के बाद भी उसने कॉल नहीं उठाया था, लेकिन फिर से वो जी उसको कॉल करती है क्योंकि उसके डैड उसे बार बार बोल रहे थे। वो जी इस बार यानी कि 4th टाइम जब कॉल करती है तो म्यान म्यान अनॉयड होते हुए बोलती है, क्या हो गया है, क्यों कॉल कर रही हो? तो यहाँ पे वो जी डायरेक्टली बोलती है, सॉरी। तो यहाँ पे सामने से आवाज़ आती है, बाहर में फेंको अपने सॉरी को। तो फिर से वो जी बोलती है, सॉरी। म्यान म्यान बहुत कुछ बोल रही थी और यहाँ से वो जी सिर्फ सॉरी सॉरी बोल रही थी। और यहाँ पे म्यान म्यान फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलती है, क्या तुम अपना सॉरी सॉरी बंद करोगी? ठीक है, मान लिया तुम सॉरी फील कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त में माफ़ करूँगी कि तुम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। तो यहाँ पे वो जी बोलती है, ठीक है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे कॉलेज के जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी। मैं कोई भी शैतानी नहीं करूँगी, कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के या फिर मेरे फ्रेंड्स के या फिर किसी के सामने एम्बेरस्ड फील होना पड़ेगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं हर एक वो काम करूँगी जिससे तुम्हें मुझ पर प्राउड फील होगा। तो यहाँ पे मैन मैन बोलती है, तुम प्रॉमिस कर रही हो, और अगर इस बार तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना, तो इस बार मैं ब्रेकअप नहीं, रिश्ता नहीं, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए वो जी बोलती है, ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। तो यहाँ पे वो जी रिप्लाई करते हुए बोलती है, ओके ठीक है, मुझे शाम के 5 बजे हमारे फेवरेट कैफे में मिलना, और हाँ, इस बार पे भी तुम ही करोगी। यहाँ पे वो जी थोड़ा सा आइज रोल करते हुए बोलती है, क्या इंसान हो यार तुम, यहाँ पे हमारे सीरियस टॉक चल रही है और तुम्हें बिल पे की चल रही है। तो यहाँ पे मैन मैन बोलती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी मॉम डैड मुझे बिना मतलब के पैसे नहीं देते हैं, इसलिए बिल तो तुम्हें ही पे करना होगा। लैन वांग जी साइड से बोलता है, ऑफ कोर्स डॉटर, ये ही पे करेगी, इवन आज का ही नहीं, अगले 6 महीने तक तुम जो भी खाओगी पियोगी ना, यही उसका बिल पे करेगी, और वो भी अपने पॉकेट मनी से, हम भी इसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए सभी लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं। विंग लैन वांग जी के ही बगल में बैठा हुआ था। उसने सभी की नज़रें चुरा के लैन वांग जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया था और अपने सर को उसके शोल्डर पे रख लिया था। लैन वांग जी और विंग अचानक से अपने पूरे फ्लैशबैक को याद करने लगे थे। उनके हैप्पी, बैड, सैड, अप्स एंड डाउन्स, जितनी भी फ्लैशबैक थी ना, अचानक से एक एक करके उनके माइंड में आने लगे थे। उन्होंने आसपास देखा तो यहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, लाइक युवान, जिनलिंग, जिंगई, नीनी और उनकी खुद की बेटी, जिसकी प्रॉब्लम के चलते आज उन्हें अपनी इस सारी स्टोरी उसे बतानी पड़ी थी। वो उन सभी को देखते हैं, वो सोचते हैं इनकी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आज हमने जो स्टोरी इन्हें बताई है ना, इससे कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये तो ज़रूर सीखा होगा कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार है ना, तुम किसी को सच में अपनी लाइफ में चाहते हो ना, तो वो इंसान तुम्हें कभी उसे खोना नहीं चाहिए, वरना हमारी ही तरह बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। विंग लैनवांग जी सभी लोगों को यहाँ पे छोड़ के एक कमरे में आ चुके थे। यहाँ पे आके लैनवांग जी ने पहले विंग के फॉरहेड पे किस किया, उसके बाद उसके लिप्स पे किस किया, और उसके बाद बोला, मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो कि ये लोग वो गलती ना करें जो कि हमने की थी, लेकिन तुम्हें पता है अगर हमने वो गलती नहीं की होती ना, तो आज हमारी लव स्टोरी इतनी सुपर डुपर हिट नहीं होती जो कि हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इन्हें रियलाइज़ हो कि इनकी लाइफ में इनके पार्टनर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। विंग लैनवांग जी के टाइटली हक करते हुए बोलता है, बट प्लीज़ इस चीज़ की प्रे मत करना कि इन्हें भी इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़े। लाइफ में कोई भी सफ़र डिज़र्व नहीं करता है।
इसलिए अगर सफ़र नहीं करना है ना, तो कोशिश करें कि हर एक सफ़र पे तुम्हारा हम सफ़र तुम्हारे साथ हो, चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आए। हम सफ़र अगर साथ होना, हर सफ़र बहुत खूबसूरत होता है। इसी खूबसूरती के साथ इस एफएफ को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और हाँ, जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट का नेक्स्ट सीज़न लेके आओ, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल से तो नहीं, आई मीन पॉसिबल हो पाया तो कल से ही, अगर नहीं हो पाया तो मैं एक आध दिन छोड़ के उस एफएफ को भी स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, आज के इस एफएफ को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।